विद इन 2 मिनट्स अगर आपको बोलना चाहे तो मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में क्या सिखाया, मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में क्या सिखाया, मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में सिखाया नंबर 1, मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में सिखाया नंबर 1 कि आपको एनटीओ में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए दे सकता है, आपको एनटीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए दे सकता है, आपको एनटीओ में बैलेंस शीट बनाने को दे सकता है। अब ये तीनों क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया 7 वंडरफुल वर्ड्स, 7 वंडरफुल वर्ड्स, ये मैंने आपको बताया 7 वंडरफुल वर्ड्स, ये 7 रकम के वर्ड्स है जिसमें लेके बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है भैया क्या करे क्या नहीं करे, तो ये बारे में मैंने आपको डिटेल इस पूरे वीडियो में बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया और 3 रकम की कहानी होती है एनटीओ में, और 3 रकम की कहानी होती है, देखिएगा और 3 रकम की कहानी। नंबर 1 फंड बेस्ड, फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैसे किया जाता है मैंने आपको सिखाया। यहां पे मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड किस तरीके के एडजस्टमेंट आ सकते हैं और उन एडजस्टमेंट को कैसे आपको टैकल करना है, ये भी मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन को कैसे संभालना है। और लास्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे इसको मैनेज करना, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए जो बच्चा इन सातों चीज का एडजस्टमेंट अगर सीख गया, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा क्लियर कट बताने का कोशिश किया, अगर इन सातों चीज का एडजस्टमेंट कोई बच्चा अगर सीख गया है तो मेरे ख्याल से एनटीओ की तैयारी हो गई है। जय श्री श्याम सभी को। आज अकाउंटेंसी वाले सब्जेक्ट पे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एनटीओ क्लास 12 क्लास 11 सीए फाउंडेशन हर किस्म के बच्चे यहां पे कवर्ड हो रहे हैं। एनटीओ वाले चैप्टर में अकाउंट्स में कैसे कैसे रकम के एडजस्टमेंट आपको दिखने को मिलेंगे, क्या क्या उसके अंदर है, क्या क्या आपको करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, कहने का मतलब है एक पूरा समरी क्लास जिसे कहते हैं कि एग्जाम के पहले बच्चा टेंशन में है मेरा हुआ कि नहीं हुआ, मेरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मेरा सारा टॉपिक्स कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार चेकलिस्ट देखने के लिए ये क्लास आपके लिए सबसे सुटेबल है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग बहुत स्मार्ट किस्म के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, सब कुछ आता है उसे, लेकिन एनटीओ वाला चैप्टर मिस आउट किया हुआ है। वो बोला भैया हमको खाली एडजस्टमेंट्स आप बता दीजिए, ट्रीटमेंट हम बैठा देंगे, ट्रीटमेंट हम बैठा देंगे। आपके लिए सबसे बेस्ट क्लास, आपके लिए सबसे बेस्ट क्लास है। इस क्लास में एनटीओ की जितने रकम के एडजस्टमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जनरली क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे, वो कवर्ड हो जाएगा। लेकिन एक स्टैट्यूटरी वार्निंग मैं आपको दे दूं, ऐसा कोई लिखित कथन नहीं हो रहा है यहां पर कि भाई जो अंकित भैया ने अभी आपको बताया वही वही आने वाला एग्जाम में, उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पेपर में कुछ दे दिया तो आप लोग दंगा फसाद मचा देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, ठीक है ना। ये एक रिविजनरी पर्पस के लिए एक वीडियो बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ताकि क्या है कि जब भी आपको एग्जाम देने के लिए बैठने को मिले तो ये वीडियो अगर आप देख ले और आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये सारी टॉपिक्स कवर्ड है, तो आपके अंदर से अपने आप एक सेल्फ जनरेशन कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है मेरे बच्चों, थम्स अप दिखा दीजिएगा जल्दी से, अगर क्लियर है तो जल्दी से, क्लियर है तो बता दीजिएगा। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, देखिएगा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड क्लियर है मेरे बच्चों? बोर्ड क्लियर है, देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना बोर्ड में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना बोर्ड में? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, देखिएगा बोर्ड क्लियर है ना? हाँ जी, पूरा क्लियर है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको ना किसी किसी भाषा में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा क्लास 11 में
क्लास 11 में आप लोगों ने सीखा होगा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करते हैं। आप लोग जर्नल्स बनाए, आप लोग लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, पीएल अकाउंट बनाए, फिर बैलेंस शीट बनाए। और उन सारे बिजनेस का एक ही मोटिव था, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव। ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? नॉन ट्रेडिंग, नाम से ही देखिए समझ में आ रहा है, ये ट्रेडिंग नहीं करेगा, मतलब ये गुड्स को परचेज करके सेल नहीं करता है। इसका प्रॉफिट मोटिव, नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। दो बातें समझ में आ गई, ये माल खरीद के बेचेगा नहीं और इसका प्रॉफिट मोटिव है नहीं। तो इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है सर्विस मोटिव है, इसका सर्विस मोटिव है एंड नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, ठीक है ना, नो प्रॉफिट मोटिव, नो प्रॉफिट मोटिव है इसका, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है इसका। समझ रहे बात? इसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ये सर्विस के हिसाब से, श्रद्धा भक्ति भावना संस्था जिसे हम कहते हैं, ये वैसी होती है चैरिटी के हिसाब से, ठीक है ना, चैरिटी के हिसाब से लोगों को सर्व करना चाहता है विदाउट एनी प्रॉफिट इंटेंशन। मोटिव नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कमाता नहीं है, बात को समझ रहे बेटा, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कमाता नहीं है, प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता, जनता की सेवा करना ही मेरा काम है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये इनका मोटिव रहता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आई? होता क्या है अब इसको, इसको अगर अपने देखें इसको अपने अगर देखें तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉर्मल जो ट्रेडिंग कंसर्न होता है उसके बीच में, मतलब एनटीओ वर्सेस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने देखें तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो दो पॉइंट में आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नंबर वन, यहां पर कैपिटल फंड होता है, कैपिटल फंड होता है, मतलब कोई मालिक नहीं है यहां पे कोई मालिक नहीं है। कैपिटल फंड बोलिए या कोई कोई कॉर्पस फंड भी बोलता है इसे, कॉर्पस फंड बोलिए चाहे कैपिटल फंड बोलिए, ठीक है ना, मतलब कोई मालिक नहीं है, लेकिन यहां पर कैपिटल होता है, यहां पर कैपिटल होता है, ठीक है ना। देयर इज एन ओनर, देयर इज एन ओनर, यहां पर क्या होता है ना, यहां पे मेंबर्स होते हैं, देखिएगा यहां पे मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स, और यहां पे ओनर होता है, यहां पे ओनर होता है, ओनर्स होते हैं और मेंबर्स होते हैं। ये डिफरेंस है, डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस आप लोग को एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, दूसरा डिफरेंस आप लोग को एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो प्रॉफिट मोटिव का बोल सकते हैं, नो प्रॉफिट मोटिव, नो प्रॉफिट मोटिव, और यहां पे प्रॉफिट मोटिव होता है, यहां पे प्रॉफिट मोटिव होता है। तो बेसिकली देखा जाए, ब्रॉडली देखा जाए तो आपका नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में दो डिफरेंस आपको एकदम क्लियर कट यहां पे सामने समझ में आ रहा है। छोटा सा क्वेश्चन आता है 2 नंबर के लिए जो कि बहुत क्लियर है, ठीक है। सीबीएसई वाले बच्चे जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग के लिए कभी कभी क्या होता है ना, एमसीक्यू में ये सवाल पूछ लेता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, या ये क्या है वो क्या है, जैसा भी है एमसीक्यू में भी अगर पूछेगा तो ये दोनों डिफरेंस के बेसिस पे आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, नाउ आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जानते हैं, आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जानते हैं। आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिक्र करने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो देखिएगा इसमें क्या क्या चीज आती है। जैसे अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो वहां पर आपको देखने को मिलता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अगर कंपनी के केस में चले जाए आप तो वहां पर आपके नोट्स टू अकाउंट्स भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, अदर आइटम्स है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको देखने को मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हर एक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये रिविजनरी क्लास हो रहा है तो मेरे को पूरा भरोसा है कि बच्चे ये सब के बारे में सुने हैं, और अगर जो बच्चे इन सब के बारे में नहीं सुने, जो पहली बार एनटीओ की क्लास को अटेंड कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, जो रिवीजन कर रहे हैं उनके मन में कॉन्फिडेंस जग रहा है, और जो पहली बार कर रहे हैं वो सीख रहे हैं,
ठीक है ना, जो पहली बार कर रहे हैं वो सीख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस कब जगेगा, जब टीचर उनको इन डिटेल जब इन सब बातों को सिखाएगा, जब आपको ये सब सम्स आपको किताब में देखेंगे और देख के लगेगा अरे वाह ये तो वही बात है जो अंकित भैया बोल रहे थे। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर आपका एग्जाम कल ही है तो बहुत ही अच्छा बात है, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। तीसरा होता है बैलेंस शीट। तो आपको ये 1 2 3 इन तीन चीज के बारे में आपका सारा खेला जो एनटीओ का बना हुआ है इन तीन चीज के ऊपर ही बना हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं एनटीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ये तीन चीज कवर करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन चीज आपको कवर करना है। ठीक है, तो आइए इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर ले अपने, एक एक करके सबके बारे में आते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। नाउ व्हाट इज दिस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, व्हाट इज दिस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बड़े ध्यान से सुनिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बड़े ध्यान से सुनिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज बेसिकली अ समरी ऑफ कैश बुक। बड़े ध्यान से देखिएगा, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। कैश बुक क्या होता है, याद है ना, कैश बुक क्या होता है, रियल अकाउंट दो कॉलम होते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। रियल अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड का गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट कहता है। कैश बुक याद है आप लोग कैसे बनाते हैं, एक बार देख लो तो जल्दी से, ये रहा डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, सिंगल कॉलम, फलाना ढिमकाना, ये रहा डेबिट साइड, ये रहा क्रेडिट साइड। जितना पैसा आया आप यहां लिखते हो, जब पैसा गया आप यहां लिखते हो। याद आ रहा है आप लोग को सारी बातें, याद आ रहा है सारी बातें, ऐसे ही कैश बुक बनाते हैं ना, कैश बुक ऐसे बनता है ना। अरे रफ डायग्राम है, ये मत समझ लेना क्या सही फॉर्मेट है। ठीक है ना, एक बार जल्दी से रिवीजन नहीं क्लास है, फटाफट बोलेंगे इस बारे में। ठीक है ना, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, कैश बुक में क्या करते हैं ना, डेली बेसिस पे लिखते हैं। आज पैसा आया 10 रुपया, कल गया 5, आया 15, गया 20, आया 40, 60, ऐसा डेली बेसिस पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर समरी ऑफ कैश बुक है। मतलब क्या हुआ, कैश बुक में आप 20 बार लिखे, यहां से पैसा आया, सेल्स का पैसा है, 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 पर साल भर में आ रहा आज आया, कल आया, परसों आया, लिखते जा रहे आप। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में आप एक बार में लिखेंगे सेल से इतना पैसा आया, टोटल साल भर का, एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस कितना। ओ भैया हम लोग ना ट्रायल बैलेंस में भी वैसे ही करते थे भैया, ट्रायल बैलेंस में भी हम लोग एक तरीके से समरी लिख देते थे सारे लेजर्स का। हाँ, यहां पे समरी लिखना है कैश बुक का, यहां पे समरी लिखना है कैश बुक का, मतलब कैश बुक में जितने भी आइटम्स आ रहे हैं, कैश बुक में जितने भी आइटम्स आ रहे हैं उन सब का समरी आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी एक तरीके का रियल अकाउंट हो गया, ये भी एक तरीके का रियल अकाउंट हो गया। ठीक है ना, ये भी एक तरीके का रियल अकाउंट हो गया। ठीक है ना, और रियल अकाउंट हो गया। और दूसरा यहां पर कैश बेसिस ही फॉलो होगा, कैश बुक में भी कैश बेसिस ही फॉलो होता है। मेरे बच्चों आप लोग को पता है ना कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस के बीच में क्या डिफरेंस है, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, कैश बेसिस मतलब किसी भी साल का हो, इस साल का हो, पिछले साल का हो, अगले साल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आवे तो लिख लेने का, जावे तो भी लिख लेने का। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है वी आर कंसेंट्रेटेड ओनली फॉर द पीरियड, अगर इनकम या एक्सपेंस इसी साल का है तो ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज वो क्या तो एडवांस में चला जाएगा या प्रीपेड में चला जाएगा या आउटस्टैंडिंग में चला जाएगा। ठीक है ना, जो भी समझ लीजिए। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अगर बारे में पूछा जाए, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा जाए, तो सबसे पहले आप बता दीजिएगा कि इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, इट इज अ रियल अकाउंट और वी फॉलो कैश बेसिस। अब कहा जाता है कि ये कैश बुक के जैसा है, ये वर्सेस कैश बुक कर दे अगर इसको हम, ये कैश बुक के जैसा है। तो अगर देखा जाए कैश बुक के जैसा है, कैश बुक के जैसा है मगर कैश बुक नहीं है। बहुत बार सवाल ऐसे पूछ लेते हैं, इज रिसिप्ट अकाउंट इक्वल टू कैश बुक, बोला नो नो नो,
नॉट इक्वल, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैश बुक, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैश बुक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें डिफरेंस अगर देखा जाए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, सीए फाउंडेशन के बच्चे बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोग को थ्योरी के फॉर्म में दे देता है, बड़ा मजा आता है बच्चों को करने में। सबसे पहला तो देखिए, सबसे पहला तो देखिए ये समराइज्ड है, ये समरी ऑफ कैश बुक है, ठीक है ना, ये समरी ऑफ कैश बुक है, ये डिटेल्ड है, डिटेल्ड ट्रांजैक्शन, यहां पे डिटेल्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, यहां पे डिटेल्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना, यहां पे डिटेल्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहां पर डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड बोल के नहीं होता है, एक कॉलम होता है रिसिप्ट कॉलम, दूसरा कॉलम होता है पेमेंट कॉलम। तो क्या है यहां पे रिसिप्ट एंड पेमेंट कॉलम बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट कॉलम बनता है, और यहां पे डेबिट एंड क्रेडिट साइड होता है, यहां पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है, दोनों साइड पर्टिकुलर्स रहते हैं, एक साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, दूसरे साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरा देखिएगा, तीसरा लेजर फोलियो नॉट देयर, लेजर फोलियो का एक कॉलम होता है कैश बुक में, यहां पे लेजर फोलियो का कोई कॉलम नहीं होता है। भैया हद कर दिया आप, ये कैसा कैसा डिफरेंस लिखा रहे हैं बेटा, डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर तो है, अब छोटा हो या बड़ा हो, औकात चाहे जैसे भी हो, लेकिन अंतर तो है। और चौथा डिफरेंस देखिएगा, 4 मार्क्स के सवाल के हिसाब से है, चौथा डिफरेंस देखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय एनटीओ, खाली नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ये बनाते हैं, खाली नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ये बनाते हैं, और यहां पर इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सीए फाउंडेशन के बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा, ये सब डिफरेंसेस, ये सब डिफरेंसेस आप लोग को किताब में करना चाहिए था, आप लोग नहीं किए, कोई बात नहीं, अंकित भैया समरी क्लास में करा दे रहे, ठीक है ना, ठीक है ना, अंकित भैया समरी क्लास में करा दे रहे, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ओके क्लियर है हर बच्चा, हर बच्चा क्लियर है, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कॉपी करना चाहते हैं कर लीजिए कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बीच में डिफरेंस। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसलिए बनाया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसलिए बनाया जाता है टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस, टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, to find out the closing balance of कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस यहां से पता चल जाता है, कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस यहां से पता चल जाता है, ठीक है ना, कोई प्रॉफिट लॉस वगैरह कुछ नहीं मिलता। अरे कैश बुक से क्या पता चलता है, कैश बुक से क्या पता चलता है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस यही तो पता चलता है ना, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। एक बार जल्दी से फॉर्मेट देख लीजिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, यहां पर देखिए ये रहा ये रहा ये रहा, ये अमाउंट का कॉलम है, ठीक है ना, ये फॉर द पीरियड बनता है, फॉर द पीरियड बनता है, ये हो गया आपका रिसिप्ट कॉलम, रिसिप्ट कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम, ये पेमेंट कॉलम, और ये अमाउंट का कॉलम। देखिएगा कैश बुक में जैसे डेट का कॉलम होता है, यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं है क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द ईयर बन रहा है, समराइज्ड वे में बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेजर फोलियो का भी कॉलम नहीं है, क्यों, लेजर फोलियो नहीं होता है इसके अंदर, तो यहाँ पे जितना भी रिसिप्ट आएगा आप यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले आता है टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश हो सकता है, और एक बार फिर से लिख दीजिएगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी एक बार फिर से लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक। आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे जितना भी रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इस साल का है कि नहीं है, कि पिछले साल का है कि अगले साल का है, कोई मतलब नहीं है, कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं। पैसा अगर आ रहा है, ओए देखना, पैसा अगर रुपया आया तो यहां पर लिख देना, और अगर रुपया गया तो यहां पे लिख देना, सिंपल सा बात है। इस साल का है नहीं है, इतना मगजमारी नहीं करने का, सीधा सादी रुपया आया तो यहां लिख देने का, रुपया गया तो यहां लिख देने का। लास्ट में आपको क्या मिलेगा, बाय बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश
क्लोजिंग ऑफ कैश मिलेगा और बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग ऑफ बैंक भी मिलेगा। ये बैलेंसिंग फिगर होता है, ये बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है ना। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्या देता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक आप लोग को दे देता है, ठीक है ना। यहां से रुपया आया, यहां से रुपया गया, ये रिकॉर्डिंग करके इस तरीके से हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आएगा वो सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको बस पुट करना, पैसा आ रहा है तो यहाँ पे, जा रहा है तो यहाँ पे। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे भैया कैपिटल रिसिप्ट लिखेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट लिखेंगे। बेटा कोई भी रिसिप्ट हो, कोई भी पेमेंट हो, आपको सारा लिखना है, सारा लिखना है इररिस्पेक्टिव। अरे ना 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 बेटा, ऐसे क्यों सवाल पूछते हो। सिंपल आपको बोला ना, रुपया आया, रुपया गया, कहां से आया, क्यों आया, क्यों, कोई सवाल जवाब करने का नहीं। आया तो लिखने का, गया तो लिखने का, खेला खत्म हो गया, खेला खत्म हो गया। ओके ओके ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया। सेकंड में हम लोग आते हैं, सेकंड में हम लोग आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकंड है अपना टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अपने को नेक्स्ट बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के रेडीमेड मिलता है, बोलता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है ना, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये तीन चीज बनाना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने देता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट उन लोग बना के दे देता है, उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन फलाना ढिमकाना लिख देता है, ठीक है ना। याद है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। याद करो क्लास 11 में बहुत बनाए थे, क्लास 11 में बहुत बनाए थे फाइनल अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट्स में क्लास 11 में बहुत बनाए थे, ठीक है ना। वो क्या करता था, ऊपर में ट्रायल बैलेंस दे देता, नीचे में एडजस्टमेंट, ऊपर में ट्रायल बैलेंस, नीचे में एडजस्टमेंट, सेम कहानी, सेम कहानी है। ऊपर में दे देगा रिसिप्ट एंड पेमेंट, नीचे में दे देगा एडजस्टमेंट, बोलेगा प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है ना। ये जनरल टेंडेंसी रहता है। लेकिन अगर मेरे बच्चे को दे देगा खाली, मतलब अकाउंट का नाम लिख दिया, बैलेंस लिख दिया, अकाउंट का नाम बैलेंस, अकाउंट का नाम बैलेंस, अकाउंट का नाम बैलेंस, बोला प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बना देगा ना, बना देगा ना, बना देगा ना, बता दिया ना कैसे बनाना है, बना देगा ना। देता नहीं है फिर भी बता दिए हैं, अगर दे देगा तो नाराज मत होना, बोल देना आता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब आ जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्चुअली ट्रेडिंग एंड पीएल के जैसा होता है। ट्रेडिंग पीएल नहीं होता रे, अरे ट्रेडिंग और पीएल दोनों ही तो बात पहले ही राउंड में क्लियर कर दिए थे, पहले ही राउंड में क्लियर कर दिए थे ना। तो हम ट्रेडिंग करने वाले माल खरीद के बेचेंगे नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस मेरा मोटिव नहीं है। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट नहीं होता है, उसके जैसा होता है, ट्रेडिंग एंड पीएल के जैसा होता है। तो सबसे पहले अगर ट्रेडिंग एंड पीएल के जैसा होता अगर हम बात करें तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ये एक नॉमिनल अकाउंट। हाँ हाँ, हाँ हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम सुन के तुम्हारे दिल में नॉमिनल वाला गुदगुदी तो उठ ही गया होगा, ठीक है ना। नॉमिनल वाला गुदगुदी तो उठ ही गया होगा। तो हम लोग कौन सा रूल फॉलो करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, वो वाला हिसाब किताब करेंगे। लेकिन यहां पर भी डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं है, यहां पर भी डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं है। यहां पर दो दो कॉलम बनता है, एक इनकम का बनता है, दूसरा एक्सपेंडिचर का बनता है। आइए देखेंगे, वो हम लोग बनाना सीखेंगे। ये नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद ये देता क्या है अपने को, ये देता क्या है हम लोग को, ये हम लोग को सरप्लस या फिर डेफिसिट देता है, ये हम लोग को सरप्लस या फिर डेफिसिट देता है, ठीक है ना। व्हाट इज सरप्लस, व्हाट इज डेफिसिट, व्हाट इज सरप्लस, व्हाट इज डेफिसिट, इफ योर रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंस। अगर पैसा ज्यादा आ रहा है, खर्चा कम लग रहा है, पैसा ज्यादा आ रहा है, पैसा कम लग रहा है, खर्चा कम हो रहा है, तो जो पैसा बच गया उसे हम सरप्लस कहते हैं। प्रॉफिट तो तुम लोग भी तो यही जानते, प्रॉफिट, तुम लोग भी तो यही जानता प्रॉफिट, तो तुम लोग प्रॉफिट तो बोल नहीं सकते ना, ना ना प्रॉफिट नहीं बोल सकते, प्रॉफिट नहीं बोल सकते, नाम दे दिया सरप्लस, नाम दे दिया सरप्लस। सेम प्रॉफिट भैया, प्रॉफिट और सरप्लस सेम होता है क्या, हाँ 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 सेम होता है, सेम सेम सेम, ठीक है ना। कल्पना करना सेम होता है, ठीक है ना, बोल मत देना, किसी के आर्गुमेंट में मत चले जाना, ठीक है ना। वैसे ही भैया, तो इसका मतलब लॉस और डेफिसिट सेम होता है, हाँ। जब खर्चा बेसी लग गया, रेवेन्यू कम आ रहा है, तो आपका जो लॉस हो रहा है उसको अपने डेफिसिट के नाम से बोलते हैं।
अब नॉमिनल अकाउंट है, बोल दिया कि पीएल जैसा है, तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग अक्रूअल बेसिस फॉलो करेंगे, हम लोग अक्रूअल बेसिस फॉलो करेंगे, सिंपल सा बात है, बोल दो हाँ, बोल दो हाँ, हम लोग अक्रूअल बेसिस फॉलो करेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं, हम लोग अक्रूअल बेसिस फॉलो करेंगे। अक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, अगर इस साल का है तो आएगा, अगर इस साल का नहीं है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट आइटम, भाई साहब बैलेंस शीट आइटम, अगर इस साल का है तो आएगा, अगर इस साल का नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के साथ, एक क्वेश्चन बन जाता है कि वर्सेस पीएल अकाउंट, वर्सेस पीएल अकाउंट मतलब क्या हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वर्सेस पीएल अकाउंट, डिफरेंस आपसे पूछ लेता है, डिफरेंस आपसे पूछ लेता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर वर्सेस पीएल अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, सबसे पहला डिफरेंस ये सरप्लस या डेफिसिट बताता है, सेम ही तो होता है भैया, नाम में डिफरेंस है ना, नाम में डिफरेंस है ना, ये प्रॉफिट या लॉस बताता है, ये प्रॉफिट या लॉस बताता है। नंबर टू देखिएगा, नंबर टू देखिएगा, ठीक है ना, नंबर टू देखिएगा, ठीक है, ये कहां से बनाया जाता है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाया जाता है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाया जाता है, ये ट्रायल बैलेंस से बनाया जाता है, ये ट्रायल बैलेंस से बनाया जाता है। देखिएगा ये बात आप लोगों को पता नहीं था, छुपा हुआ था, लेकिन हाँ ठीक है, अभी आप अग्री करेंगे इस बात के ऊपर कि हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जितना भी हिसाब किताब है रिसिप्ट एंड पेमेंट से बनाया जाएगा, ये अपने को ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं अपने, ठीक है ना। ये ओनली बाई एनटीओ है, ओनली बाई एनटीओ है, ये बाई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से, ये बाई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, बाई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तीन डिफरेंस मिल गया आप लोगों को, काफी है, तीन डिफरेंस मिल गया आप लोगों को, काफी है, ठीक है ना। ये तीनों डिफरेंस जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए प्लीज। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, ओके। अब एक झलक देख लेते हैं हम लोग, एक झलक देख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ से कैसा बनेगी। सेम वही हिसाब किताब, ठीक है, ठीक है, डेट का कॉलम होगा नहीं, लेजर फोलियो कुछ भी नहीं होता, वो तो पीएल अकाउंट में भी नहीं होता भैया, वो तो पीएल अकाउंट में भी नहीं होता, हाँ एकदम सही है। इसलिए देखना डिफरेंस है, हम वो सब नहीं लिखा है, कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डिफरेंस वो सब बात लिखाए थे, यहाँ पे हम वो सब डिफरेंस का बात नहीं लिखा है, यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, डेबिट क्रेडिट का कोई हिसाब किताब नहीं है, यहां पे आप लिखेंगे अमाउंट, यहां पे आप लिखेंगे इनकम, यहां पे आप लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। अगर मेरे बच्चे चाहे तो अमाउंट का दो कॉलम बना सकते हैं, बच्चों को आदत होती है, छोटे छोटे बच्चों को आदत होती है, ठीक है, ऐसा करना भी चाहिए, एग्जाम में नीट एंड क्लीन लगता है। एक हो गया इनर कॉलम, एक हो गया आउटर कॉलम, इनर कॉलम आउटर कॉलम, इनर कॉलम आउटर कॉलम बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे जितना भी एक्सपेंसेस है सारा लिख देने का, ठीक है ना। ओके, यहां पे रेवेन्यू आइटम्स आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, नॉमिनल अकाउंट से, ठीक है ना, ठीक है ना। पीएल जैसा बनता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना भी आएगा लिख दीजिएगा, अक्रूवल बेसिस फॉलो करेंगे, ध्यान रखिएगा ये बात बच्चा भूल जाता है, इंटरेस्ट के केस में तो भूल ही जाता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब के केस से बच्चा भूल ही जाता है। वो लोग क्या करता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट दे देता है, ठीक है ना, वो लोग इंटरेस्ट का अमाउंट भर देता है, बच्चा सेम अमाउंट यहाँ पे भर देता है, सेम अमाउंट यहाँ पे भर देता है। अरे बेटा अक्रूवल बेसिस है, 12 महीने का हिसाब किताब तो लगा, 12 महीने का हिसाब किताब तो लगा। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, इंश्योरेंस वगैरह का पेमेंट होता है, उसमें भी बच्चा गड़बड़ कर देता है, ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन में गड़बड़ कर देता है यार, फ्लैट रेट लगा देता है, मशीनरी खरीदा 6 महीना बाद, बच्चा सीधा फ्लैट रेट लगा दिया 12 महीने का। अरे देख तो सही, डेप्रिसिएशन पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे सारा रेवेन्यू इनकम लिखने का, रेवेन्यू इनकम लिखने का, रिसिप्ट लिखने का, रेवेन्यू रिसिप्ट लिखने का, ठीक है ना, अक्रूवल बेसिस फॉलो करेंगे। भैया यहाँ पे जीपी नहीं आएगा क्या, अरे कोई जीपी जापी नहीं आने का है, जीपी जापी नहीं आने का है भैया, ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे बेटा, नॉमिनल अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, नॉमिनल अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है भैया। रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो हुआ था ओपनिंग बैलेंस, वो रियल अकाउंट था, उसमें ओपनिंग बैलेंस होता है, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसमें नहीं होता है, क्लियर है ना। आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, टू सरप्लस मिल जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर है, या फिर आपको बाय डेफिसिट मिल जाएगा, तो भी है, एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम, ठीक है ना, ये भी बैलेंसिंग फिगर है।
एनी ऑफ देम, जो भी है कोई भी एक मिल जाएगा। और ये कहां चला जाएगा आप तो जानते ही हैं, ये प्रॉफिट जैसा है, ये लॉस जैसा है, ये कहां चला जाता है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में चला जाता है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में। यहां पे कैपिटल अकाउंट तो होता नहीं है, होता क्या है, कैपिटल फंड होता है, कैपिटल फंड में चला जाएगा या फिर कॉर्पस फंड में चला जाएगा, जो भी बोलिए एक ही बात है, ठीक है, क्लियर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लियर है, ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब हम चले आते हैं थर्ड आइटम में, अब हम चले आते हैं थर्ड आइटम में जिसका नाम है बैलेंस शीट, जिसका नाम है बैलेंस शीट, ये देखिएगा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के बारे में हम क्या तो बोले, एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट बनता है, ठीक है, उसमें एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये देखो ऐसा ऐसा, ठीक है ना, ये सिंपल सिंपल है, बैलेंस शीट के बारे में आपको पता ही है, ऐसा ऐसा बनता है, यहाँ पे लाइबिलिटीज होता है, आपको मालूम ही है, यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिएगा, यहाँ पे एसेट्स होता है, ये भी आपको मालूम है, यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिएगा, ये ऑन अ पर्टिकुलर डेट होता है, ठीक है ना। एक बात मेरे बच्चों को पता है कि कोई भी नॉमिनल अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं आता है, ठीक है ना, बैलेंस शीट में यू विल ऑलवेज गेट ईदर रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और कुछ बात नहीं है। यहाँ पे ये रहा, ये देखिए, ये रहा आपका कैपिटल फंड, ये रहा कैपिटल फंड, इसी में आप ऐड करते हैं सरप्लस या फिर माइनस करते हैं डेफिसिट, ये ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है, ठीक है। बैलेंस शीट के बारे में देखिएगा, जब भी आपको बोलेगा, देखिएगा जब भी बोलेगा, ये आप लोग को पता है, इसके बारे में ज्यादा समय वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, आपको सब पता है इसके बारे में, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने जब भी आपको बोलता है, जब भी आपको बोलेगा प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट, याद रखिएगा आपको वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना ही पड़ेगा। भैया ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट, सुनिएगा सुनिएगा एकदम, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट के बारे में सुन लीजिएगा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, सुनिएगा। सपोज करिए आपको मार्च 2021 का बुक्स बनाना है, मार्च 2021 का बुक्स बनाना है, ठीक है, तो आपको बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 बनाना पड़ेगा, 2020 का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। भैया इसका इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा भैया, गेम खेलता है थुड़की सा, गेम खेलता है थुड़की सा, क्या गेम खेलता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या गेम खेलता है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, क्या करता है ना उन लोग क्या करता है ना, यहाँ पे एसेट्स का सारा आइटम दे देता है, ठीक है, यहाँ पे लाइबिलिटीज का सारा आइटम दे देता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के साथ भी यही करता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के साथ भी यही करता है, एसेट्स का सारा आइटम दे देता है, लाइबिलिटीज का सारा आइटम दे देता है, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, गेम खेलेगा, गेम देखिए कैसे करता है, बैलेंस शीट में बहुत खिलवाड़ करता है उन लोग, बैलेंस शीट में बहुत खिलवाड़ करता है, देखिएगा क्या होता है, एसेट और लाइबिलिटी का सारा आइटम दे देता है, ये कैपिटल का आइटम नहीं देता है, ये कैपिटल फंड जो होता है ना वो नहीं देता, वो नहीं देता है, वो नहीं देता है। तो मेरा बच्चा भी बड़ा होशियार है, मेरा बच्चा भी बड़ा होशियार है, वो एसेट्स का सारा आइटम यहाँ पे लिख देता है, टोटल निकाल देता है, लाइबिलिटीज का यहाँ पे जितना आइटम दिया है सब लिख लेता है, और वो जानता है कि लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, वो जानता है, तो वो ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लेता है, वो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेता है, और उसके बाद वो बनाता है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, फिर वो बनाता है, देखिएगा ये रहा, ये रहा, ये एक्चुअल में आपका आंसर है, ये एक्चुअल में आपका आंसर है, ये तो वर्किंग नोट का पार्ट है भैया, ये तो वर्किंग नोट का पार्ट है भैया, ये रहा आपका एक्चुअल आंसर, ये रहा आपका एक्चुअल आंसर। यहाँ पे लाइबिलिटीज जब आप लिखेंगे ना, यहाँ पे लाइबिलिटीज जब आप लिखेंगे और एसेट्स जब आप लिखेंगे, तो यहां पर आपको ओपनिंग कॉर्पस लिखना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल लिखना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल फंड लिखना पड़ेगा। कहां से लिखोगे, कहां से लिखोगे, क्वेश्चन में नहीं दिया है, कहां से लिखोगे, मेरा बच्चा बता रहा है कहां से लिखेंगे, बताओ 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 कहां से लिखेंगे, बताओ बताओ कहां से लिखेंगे, हम लोग वर्किंग में निकाल चुके हैं, हम लोग वर्किंग में निकाल चुके हैं, ठीक है ना, वर्किंग में निकाल चुके हैं, तो आप यहां से वर्किंग से आप यहां पे ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, आप वर्किंग से ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, ये बीच में इन लोग जो गंदगी मचाता है ना, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना है,
क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना है। ये आपका वर्किंग का पार्ट है, ये आपके आंसर का पार्ट है, ठीक है। इन लोग इसी के बीच में गंदगी मचा देता है। क्या गंदगी मचा देता है? दो रकम का गंदगी मचाता है। बी वेरी केयरफुल बेटा, बी वेरी केयरफुल। रिवीजन का क्लास चल रहा है, रिवीजन का क्लास में आपको तो हर रकम का, आपको जितना भी गंदगी मचाता है ना ये लोग, ये सब हम आपको बता देंगे क्या गंदगी मचाता है। देखिएगा, बच्चा ओपनिंग बैलेंस शीट जब बना रहा है ना, सब कुछ लिख रहा है, गड़ागड़ गड़ागड़ गड़ागड़, क्वेश्चन में दिया बच्चा कॉपी कर रहा है, क्वेश्चन में दिया बच्चा कॉपी कर रहा है, ठीक है ना, कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन एक जगह प्रॉब्लम में फंस जाता है, एक जगह प्रॉब्लम में फंस जाता है। क्या होता है, क्या होता है, वो लोग क्या करता है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया हुआ रहता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया हुआ रहता है, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया हुआ रहता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया हुआ, तो ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक का बैलेंस तो उसमें दिया हुआ है, याद करो अभी बताए थे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक तो दिया हुआ रहता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो लोग देता नहीं है। आप ये जो बनाएंगे, ये तो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन से ही बनाएंगे ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सारा लिखता है, सारा एसेट्स लिखता है, सारा लाइबिलिटीज लिखता है, ओपनिंग कैश एंड कैश बैलेंस नहीं लिखता है, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता है? गलत नहीं है, उन लोग गलत नहीं है। उन लोग बोला हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट में तो लिख ही दिया है, दोबारा क्यों लिखे, दोबारा क्यों लिखे? बात सही है उसका, बात सही है उसका। मेरा बच्चा भोला है, वो खाली एडजस्टमेंट देख के सब भर देता है, वो भरता नहीं है। बोला बैलेंस शीट तो टैली कर गया ना, अरे वो तो करेगा ही ना, तुम तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर डाल रहा है, तुम तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर डाल रहा है, वो तो टैली करेगा ही ना, ठीक है ना। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। जब भी आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ एक और वीडियो लेकर आऊं एनटीओ का, जिसमें मैं सम्स के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी तो खाली एडजस्टमेंट्स है, कितने रकम के एडजस्टमेंट होते हैं, क्या होते हैं, ये सब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हमें कोशिश करेंगे एक वीडियो और लाने का, जिसमें हम आपको सम्स के बारे में बताएंगे कि एनटीओ का सम्स कैसे बनाना चाहिए। एक बार में आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी राइट बन जाए, बैलेंस शीट भी बन जाए, ऐसा क्या टेक्निक यूज करना चाहिए, हम कोशिश करेंगे बनाने का। उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे ये सब छुपा हुआ चीज को पकड़ा जा सकता है। दूसरा गंदगी क्या होता है देखिएगा, दूसरा गंदगी क्या होता है देखिएगा, बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है और एग्जामिनर मुस्कुराता है। कैसे? देखिएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में ओपनिंग एसेट्स का बारे में बोला है, बोला है कि आपके पास बिलियर्ड्स टेबल है, बोला आपके पास लैंड है, सब कुछ बोला है। क्लोजिंग इंफॉर्मेशन जब दिया, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन जब दिया, उसमें वो लैंड के बारे में जिक्र भी नहीं किया, लैंड के बारे में जिक्र भी नहीं किया, जिक्र नहीं किया। ओपनिंग में किया था, क्लोजिंग में नहीं किया। तो आपकी ड्यूटी बनती कि आप चेक करिए, लैंड बिक गया क्या, लैंड बिक गया क्या, नहीं बिका, नहीं बिका, तो फिर क्लोजिंग में भी आएगा, डीम्ड है, क्लोजिंग में भी आएगा। अगर नहीं बिका तो आएगा ही ना भैया, नहीं बिका तो आएगा ना, गया कहां फिर, नहीं तो गया कहां फिर भैया। लैंड बिक गया कि नहीं बिक गया कैसे पता चलेगा? अरे लैंड बिकेगा तो पैसा आएगा, लैंड बिकेगा तो पैसा आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखेगा कि पैसा आया लैंड बेच के। लेकिन अगर वहां पे भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे आपको वो एज इट इज लाना पड़ेगा। बच्चा लाना भूल जाता है, बच्चा लाना भूल जाता है, बच्चा यहाँ पे लिखता है ठीक है, यहाँ नहीं लिखता, फिर बोलता बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा, बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा। तो ये टाइप की गंदगी को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, ये टाइप की गंदगी को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। एक और गंदगी मचा देता है, एक और गंदगी मचा देता है। क्या करता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख देता है इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, 12 महीने का रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, 12 महीने का रिसीव हुआ है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट का डिटेल नहीं देता है, कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं देता। बच्चा लिखता भी नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखता भी नहीं है। अरे लिखना पड़ेगा रे, 12 महीने का अगर तेरे को इंटरेस्ट मिला है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तेरे को लिखना पड़ेगा वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा। वहां पे इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं, ठीक है ना। नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, अगर सम्स का हम अगर क्लास आपको देंगे तो फिर आप
कर सकते हैं। और जो बच्चे मेरे से रेगुलर क्लास करते हैं, आप लोगों को मैंने सिखाया है कि वो अमाउंट कैसे निकाला जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, वेरी नाइस। तो समझ में आया कैसा कैसा गंदगी मचा सकता है। अच्छा, एक और छोटा सा गंदगी बैलेंस शीट में मचा देता हूं लोग, बच्चा लोग समझ नहीं पाते। क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ रहता है, बच्चा लोग यहां पे लिखना भूल जाता है, फिर बोलता है बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा है। एग्जाम हॉल में क्या करता है ना, अपना अड़ोसी पड़ोसी से चीटिंग मारने का कोशिश करता है, मेरा बैलेंस शीट नहीं कर, तेरा कर गया, तेरा प्रॉफिट कितना है रे, मेरा प्रॉफिट इतना है, मेरा भी तो इतना ही आ रहा है, फिर भी टैली नहीं कर रहा, फिर भी टैली नहीं कर रहा। अरे बेटा, तू क्लोजिंग कैश एंड कैश बैलेंस लिखना भूल गया है, ठीक है ना, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया है, तू लिखना भूल गया। बात समझ गया ना, बात समझ गया ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लियर हो गया, बैलेंस शीट क्लियर हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीज है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर है, इनकम एक्सपेंडिचर क्लियर है, बैलेंस शीट क्लियर है, जितना गंदगी मचाना था मचा दिए, जितना गंदगी मचाना था मचा दिए। नाउ नाउ अब आओ असली मैदान में, अब आओ असली मैदान में, ठीक है ना, ठीक है ना। अब आइए असली मैदान में, क्या होता है देखिएगा, क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एनटीओ वाले चैप्टर में, हम लोग एनटीओ वाले चैप्टर में सबसे पहले 7 अजूबे के बारे में बात करेंगे। 7 वंडरफुल वर्ड्स, 7 वंडरफुल वर्ड्स, ये 7 अजूबे हैं एनटीओ में, ये 7 अजूबे हैं, ठीक है ना। 7 अजूबे, 7 वंडरफुल वर्ड्स इन एनटीओ। देखिएगा, देखिएगा क्या क्या वो 7 वंडरफुल वर्ड्स हैं, हम आप लोग को अभी बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 7 अजूबों के बारे में बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या होता है, क्या होता है, देखिएगा, देखिएगा। आप जब आइटम्स का एडजस्टमेंट करेंगे ना, तो किसी किसी आइटम में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। एनटीओ में ऐसा है, ये 7 ऐसे अजूबे वर्ड्स हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन कैसा रकम का, कंफ्यूजन कैसा रकम का, कि आपने बोला कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में खाली रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस बुक होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में खाली रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस बुक होगा, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारा है, सारा है। तो वो फिल्टर करना पड़ेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो कैपिटल रिसीट भी है, रेवेन्यू रिसीट भी है, इस साल का भी है, पिछले साल का भी है, फलाना ढिमकाना सब है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसी साल का सिर्फ रेवेन्यू आइटम लेना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा गड़बड़ होने का चांस रहता है। ये 7 वर्ड में कंफ्यूजन अराइज होता है, बाकी सब क्लियर रहता है, बाकी सब क्लियर रहता है, ये 7 वर्ड में कंफ्यूजन अराइज होता है। सबसे पहला जो है वो है लाइफ मेंबरशिप फीस। लिख लीजिएगा अगर आप लोग को याद नहीं रहता है, लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है ना। लाइफ मेंबरशिप फीस में देखिएगा, ये ऑलवेज ऑलवेज कैपिटल रिसीट है, बैलेंस शीट आइटम बनेगा। ये कैपिटल रिसीट होता है, ये बैलेंस शीट आइटम बनेगा ऑलवेज। क्वेश्चन में कैटेगरिकली जानबूझ के एग्जामिनर लिख दिया कि नहीं, लाइफ मेंबरशिप फीस को आप रेवेन्यू ही ट्रीट करिए। हम क्या करेंगे, वो उसका एकदम मन का बात है, वो बोल रहा है ऐसा करने के लिए, तो हमको करना पड़ेगा, मेरा मजबूरी है। अदरवाइज जनरल रूल यही कहता है कि लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ कैपिटल रिसीट। दूसरा, दूसरा एंडाउमेंट फंड, एंडाउमेंट फंड ये भी एक रकम का कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट है। एंडाउमेंट फंड जब भी आपको देखने को मिलेगा, वो कैपिटल रिसीट के क्राइटेरिया में ही आएगा, कैपिटल रिसीट के क्राइटेरिया में ही आएगा। तीसरा देखिएगा, एंट्रांस फीस, एंट्रांस फीस या फिर कहीं कहीं एडमिशन फीस भी लिखा रहता है, एडमिशन फीस भी लिखा रहता है, एंट्रांस फीस या एडमिशन फीस, ठीक है ना। यहां पर ये आपका रेवेन्यू आइटम है, ये रेवेन्यू रिसीट होता है, ये रेवेन्यू रिसीट होता है, ये रेवेन्यू रिसीट होता है, ठीक है ना, रेवेन्यू रिसीट होता है। उसके बाद देखिएगा नंबर 4, लीगसी,
लीगेसी। अब लीगेसी में आपको दो बातों के बारे में ध्यान देना। अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए लीगेसी दिया हुआ है, बेसिकली लीगेसी क्या होता है, लीगेसी क्या होता है, किसी का विल होता है, किसी का विल होता है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे जितना प्रॉपर्टी है वो उस संस्था को दान दे दिया जाए। ठीक है, कोई होता है, कोई मेंबर का चॉइस होता है कि मैं मर जाऊं तो मेरा जितना भी संपत्ति जायदाद है सब संस्था में चला जाए। तो तुम ये बोल दिए सब संस्था में चला जाए, तुम स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोले, तुम जनरल है, कोई स्पेसिफिक नहीं बोले हो तुम स्पेसिफिकली नहीं बोले कि मैं चाहता हूं कि मेरे प्रॉपर्टी से जितना भी पैसा आए ना, उससे ना हमारी संस्था में एक मंदिर बना दिया जाए, मंदिर बना दिया जाए। जब आप बोल दिए हैं तो स्पेसिफिकली आप बोल दिए हैं कि मंदिर ही बनना चाहिए। लेकिन आप अगर जनरली ऐसे ही दे दिए हैं, अगर आप जनरली ऐसे ही दे दिए हैं तब वो रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। और अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे दिए हैं तो वो कैपिटल रिसीट हो जाएगा। ये मरने वाले की आखिरी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाह रहा है, वो जनरल चाह रहा है कि स्पेसिफिक चाह रहा है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप रेवेन्यू लेके चलेंगे। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप रेवेन्यू लेके चलेंगे। भैया हमारे स्कूल में तो बोला है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहता है तो कैपिटल लेके चलना है। तो ठीक है बेटा, तुम अपने स्कूल का पालन कर लो, नंबर तो तुमको स्कूल वाला ही देगा ना, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हम ये मान के चलते हैं जब वो बोलता नहीं है कुछ, वो ऐसे ही बोलता है बस संस्था में चढ़ जाए तो वो जनरल डोनेशन की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसको रेवेन्यू रिसीट मानना चाहिए। ठीक है, पांचवा पांचवा शब्द क्या है, ध्यान से देखिएगा। पांचवा शब्द क्या है, ध्यान से देखिएगा, हॉनोरियम। किसी सेलिब्रिटी को बुला लिया, कुछ कर लिया और उसको फिर हम लोग दे रहे हैं कुछ फ्लावर बुके, उसके ऑनर में कुछ खर्चा कर रहे हैं। किसी सेलिब्रिटी को बुला लिया, किसी को गेस्ट वेस्ट को बुला लिया, अब उसके स्वागत में या कोई भी चीज में अगर खर्चा हो रहा है तो वो तो सिंपल सा बात है, रेवेन्यू खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा है। ठीक है ना, रेगुलर बेसिस पे लगता ही रहता है। ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा सिक्स्थ नंबर ध्यान से देखिएगा, एनी काइंड ऑफ फंड, कोई भी काइंड का फंड हो, कहीं भी आपको लग जाए वो लिखा हो ये ऐसा फंड, ऐसा फंड, ऐसा फंड, कैसा 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 फंड देखने को मिलेगा। मान लीजिए लोन फंड है, लोन फंड है, ठीक है, या फिर मान लीजिए एन्युटी फंड है, एन्युटी फंड है, कोई भी रकम का फंड हो, कोई भी रकम का फंड हो, मैच फंड है, कोई भी रकम का फंड हो, सारे रकम के जो फंड होते हैं वो कैपिटल रिसीट होते हैं, वो कैपिटल नेचर के होते हैं, डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, वो कैपिटल नेचर के होते हैं, डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद लास्ट सातवां अजूबा जो है, एनी स्पेसिफिक डोनेशन, डोनेशन। देखिएगा डोनेशन ना दो रकम के होते हैं, डोनेशन ना दो रकम के होते हैं, एक हो गया जनरल डोनेशन, वो आपका रेवेन्यू में चला जाएगा, और एक हो गया स्पेसिफिक डोनेशन, वो कैपिटल रिसीट माना जाता है। एनी स्पेसिफिक डोनेशन ये कैपिटल रिसीट माना जाता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जनरल डोनेशन का मतलब हुआ ऐसी जनरली कोई आप डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है, कोई संस्था है आप गए कुछ चढ़ा दिए, जनरल डोनेशन आते रहता है, आते रहता है, कोई मंदिर है आया आदमी चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, ठीक है ना। लेकिन लेकिन कभी कभी देखिएगा एक पेटी लगा रहती है, मंदिर निर्माण के लिए चढ़ावा यहां चढ़ा है, गाय के लिए यहां चढ़ा है, ठीक है ना, सोना जड़ने के लिए यहां चढ़ा है, ऐसा स्पेसिफिक डोनेशन होता है, स्पेसिफिक डोनेशन होता है। जब बोला जाता है कि स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए यूज हो, दैट इज अ कैपिटल रिसीट, दैट इज अ कैपिटल रिसीट। तो ये 7 रकम के वंडरफुल एडजस्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हैं। ये 7 रकम के वंडरफुल आपको एडजस्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने यहां पर आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। क्लियर है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
वेरी नाइस। चलो, अब ये तो हो गया 7 वंडरफुल वर्ड्स। अब आपको एडजस्टमेंट्स के बारे में बता दें, कैसे कैसे रकम के सवाल, कैसे कैसे रकम का भौचाल आपको देखने को मिल जाता है, आपको देखने को मिल जाता है। ये हम आप लोगों को अभी बताने वाले। देखिए, आपको सवाल में क्या पूछता है, आपको सवाल में क्या पूछता है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तो एक पूछ ही लेता है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को यहां पे फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी पूछा जाता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये क्या है? बड़ा सिंपल है रे, बड़ा सिंपल है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सिंपल है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग बड़ा सिंपल है, कुछ करने का ही नहीं है इसके अंदर। कोई एक स्पेसिफिक फंड होता है, मान लीजिए मैच फंड है, स्पोर्ट्स फंड है, कोई भी एक स्पेसिफिक फंड है। तो स्पेसिफिक फंड है तो बैलेंस शीट के किस तरफ जाएगा? बोल दे रहे हैं, बैलेंस शीट के किस तरफ जाएगा? लाइबिलिटी साइड में जाएगा। सिंपल सा बात है भैया, कोई भी स्पेसिफिक फंड है, ये रहा लाइबिलिटी, ये रहा एसेट। और वो फंड का जो पैसा है, वो फंड का जो पैसा है, उसका रेस्पेक्टिव कोई इन्वेस्टमेंट कर देता उन लोग। सपोज करिए स्पोर्ट्स का फंड आया, तो अब पैसा पड़ा पड़ा तो अंडा देगा नहीं, ठीक है ना, पड़ा पड़ा तो पैसा अंडा देगा नहीं। तो वो लोग क्या करता है, एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट खोल के वहां पे पैसा जमा करा देता है। पैसा आ रहा है, स्पोर्ट्स फंड के लिए पैसा आ रहा है, तो स्पोर्ट्स फंड के लिए पैसा आ रहा है, तो कोई स्पोर्ट्स का इवेंट होगा तब ना खर्चा करेंगे, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट होगा तो ना खर्चा करेंगे, तो ठीक है ना। तो फंड का पैसा, स्पोर्ट्स फंड यहां पे लिखते हैं आप, स्पोर्ट्स फंड यहां पे लिखेंगे। और वो पैसा अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर, तो स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट या जो भी है क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप एसेट साइड में लिख देंगे, आप एसेट साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब इस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट का इनकम आएगा, ध्यान से सुनना, इस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट का इनकम आएगा, तो इनकम तो इस फंड में ही जुड़ेगा। एड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगा वो यहीं जुड़ेगा, इस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगा वो यहीं जुड़ेगा। अच्छा, उसके बाद फर्दर एडिशन, फर्दर एडिशन, अरे स्पोर्ट्स फंड के नाम से पिछले बार मेरे पास ओपनिंग में मान लीजिए 5 लाख रुपया था, और हम यहाँ पे 5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, मेरे को ड्यूरिंग द ईयर और भी तो एडिशन मिल सकता है। अच्छा, लेस स्पोर्ट्स एक्सपेंस, अरे कोई खर्चा वर्चा कर दिए होंगे आप ये स्पोर्ट्स फंड से, इसी स्पोर्ट्स फंड से आप कोई खर्चा वर्चा कर दिए होंगे, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। देख लीजिएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपके पास, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये हो गया फंड बेस्ड अकाउंटिंग, आपको बोल देता है कि ऐसा फंड बेस्ड अकाउंटिंग करिए। ये स्पोर्ट्स फंड का एग्जांपल लेके हम बताएं, ये मैच फंड भी हो सकता है, फलाना फंड ढिमकाना फंड, किसी भी फंड को लेके हो सकता है। अरे फंड बेस्ड अकाउंटिंग मतलब क्या हो गया? सिंपल सा बात है, एक फंड कोई भी दिया हुआ रहेगा, उसका इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, या इस टाइप का इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि इतना इंटरेस्ट कमाया, इतना ये हुआ, इतना ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, और आपको बोलता है ये प्रिपेयर करने के लिए, तो मेरा बच्चा प्रिपेयर कर देगा यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी एडजस्टमेंट रहती है, छोटी सी एडजस्टमेंट रहती है, मेरा बच्चा बड़े ध्यान से देखिए। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, यहां पर क्या होता है, आपको पूरा अक्रूवल बेसिस के हिसाब से यहां पे लेना पड़ता है, ठीक है, अक्रूवल बेसिस के यहां से हिसाब से आपको लेना पड़ता है। लेकिन लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हो सकता है कैश बेसिस के हिसाब से पूरा नहीं मिला हो। मान लीजिए आपको 6 महीने का मिला हो, 3 और बाकी का 6 महीने का बाकी हो, 8 महीने का मिला हो, 4 महीने का बाकी हो, तो अगर पूरा का पूरा मिल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो यहां पे आप लिख दीजिए खिला खत्म। और अगर बाकी हो तो वो भी आपका एसेट में अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? अक्रूड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो यहां पे तो आप पूरा 12 महीने का ही लिखेंगे, सुन लीजिएगा मेरे बच्चा, यहां पे पूरा 12 महीने का ही लिखेंगे, ठीक है ना। बहुत बच्चा लोग अभी कंफ्यूज हो रहा होगा, भैया इतना फटाफट आप करा रहे हैं ना, हम लोग को ना हाय हाय लग रहा है। बेटा रिविजनरी क्लास है, तुम बस ये देख कि तेरे को ये एडजस्टमेंट पता है कि नहीं पता है, ठीक है ना, ये एडजस्टमेंट पता है कि नहीं पता है, सम्स प्रैक्टिस किया था ना, उसमें ये किया है कि नहीं किया है।
भैया हम तो पहली बार कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, सीख ले, अभी ऐसा करने का होता है, वीडियो को थोड़ा सा धीरे चला, 0.5 के स्पीड में चला, धीरे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ ले इधर, ठीक है। यहाँ पे पूरा 12 महीने का लिखना है, यहाँ पे पूरा 12 महीने का ही लिखना है, क्योंकि ये तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। इनकम तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से बुक होगा, और अगर नहीं आया है तो अक्रूड इंटरेस्ट लिख दीजिएगा। भैया हमको तो पूरा 12 महीने का मिल गया है, तो मत लिखिएगा, सिंपल सा बात है, तो मत लिखिएगा, सिंपल सा बात है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के हिसाब से आपको क्वेश्चन दे सकता है, आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग के हिसाब से क्वेश्चन दे सकता है। छोटा सा सवाल रहेगा, 5 नंबर का मैक्सिमम दे सकता है, उससे बेसी का नहीं देगा, 5 नंबर का देगा, उससे बेसी का नहीं देगा। अगर देने का इच्छा करेगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। हम तो अगर टीचर होते तो हम तो यही बोलते कि बेटा ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग छोड़ो, इन लोग को पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाने के लिए दो ना, क्या छोटा सा एक तो पोर्शन बना के देने के लिए दे दियो, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आपके जी का सबसे बड़ा जंजाल बना पड़ता है, एनटीओ का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक जिसे हम कहेंगे, सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक जिसे हम कहेंगे, वो है सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग। सब्सक्रिप्शन, बहुत बच्चों को सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग से डर लगता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने बोल देता है, सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग बनाने बोल देता है, फलाना ढिमकाना सब कुछ बोल देता है। तो ये अपने को समझना है और सीखना है अभी, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग ये बड़ा ही अद्भुत रकम का चीज है जो बच्चों को बड़ा परेशान करता है। आइए मैं इसके बारे में आपको कुछ कुछ बेसिक बातें बता देता हूं, उसके बाद तो देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात एकदम सही कही गई है। आप जितना ज्यादा इससे सम्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। मैंने क्लास में भी बहुत सारा करवाया है, और अगर सम्स के रिकॉर्डिंग को अगर अपलोड करता हूं तो उसमें भी आप लोग को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन इन जनरल आपको देखने को अगर मिलता है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आप देखिएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में देखिएगा ये कुछ इंफॉर्मेशन बहुत ही कॉमन टाइप के मिलेंगे। क्या मिलता है देखिएगा, देखिएगा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। मैं आपको सबका बताऊंगा इसमें क्या करना है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। अब ये आपको बड़ा झमेलेदार लगेगा, ये आपको बड़ा झमेलेदार लगेगा कि भैया ये हो क्या रहा है, एट द बिगिनिंग एट द एंड, एट द बिगिनिंग एट द एंड। इसमें देखिएगा कौन कौन से शब्दों पे आपको गौर करना है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, एंड ऑफ द करंट ईयर, इन एडवांस, इन एडवांस, बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, एंड ऑफ द करंट ईयर। ये आप लोगों को ये सब चीजों पे गौर करना है। बेसिकली क्या होता है, सब्सक्रिप्शन इज अ इनकम, सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू रिसीट, सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू रिसीट। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखना जरूरी है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखना जरूरी है। अब वहां पर रहता है, वहां पर रहता है कि अक्रूवल बेसिस फॉलो करना है, अक्रूवल बेसिस फॉलो करना है। तो इनकम फॉर द ईयर लेना मैंडेटरी है, इनकम फॉर द ईयर लेना मैंडेटरी है। अब आपको रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर मिल जाता है। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट से तो जितना रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हुआ वो टोटल मिलेगा ना, वो टोटल मिलेगा ना। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वो आपको रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट से मिल जाता है।
रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट से आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर पूरा का पूरा मिल जाता है, लेकिन वो तो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है, उसमें से इनकम ड्यूरिंग द ईयर कितना है और एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी इनकम ड्यूरिंग द ईयर कितना है, ये निकालना आपका काम बन जाता है। आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया जाता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया जाता है। तो क्या लिखता है इसमें देखिएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग अगर आउटस्टैंडिंग है मतलब वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, क्वेश्चन इज साइलेंट कि पिछले साल का रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ये अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि पिछले साल का जितना भी आउटस्टैंडिंग था वो मेरे को इस साल मिल गया है। पहला पहला पिछले साल का जितना भी आउटस्टैंडिंग था मेरे को इस साल मिल गया है। तो क्या बोला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, मतलब लास्ट ईयर, मतलब ये लास्ट ईयर का है, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो ये आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और आप ये मान के चलते हैं कि इस साल मेरे को मिल गया होगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर से आपको इसे लेस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्यों? आपने जो रिसीव किया है उसमें से लास्ट ईयर का भी कुछ है, आपको तो सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर का लेना है ना चचा, आपको तो सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर का लेना है ना। आप लास्ट ईयर का हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, लेस कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ये एंड ऑफ द ईयर का लिखा हुआ है, एंड ऑफ द ईयर आपने प्रीवियस ईयर का सब हटा दिया, सब क्लियर है। एंड ऑफ द ईयर में इतना सब्सक्रिप्शन अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस साल का था नहीं मिला, इस साल का था नहीं मिला, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में तो नहीं आया, वो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में तो वो नहीं आया क्योंकि नहीं मिला तो नहीं आया। लेकिन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो लेना पड़ेगा ना, आपको इनकम फॉर द ईयर में तो लेना पड़ेगा। इनकम तो अक्रूवल बेसिस पे है ना, इनकम तो अक्रूवल बेसिस पे है ना, अगर रिसीव नहीं हुआ तो भी आपको इनकम में तो लेना ही पड़ेगा। आपको ये करंट ईयर का है, ये करंट ईयर का है, तो आपको ये ऐड करना ही पड़ेगा, आपको ये ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है। उसी तरीके से देखिए, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, मतलब बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर मतलब लास्ट ईयर आपको एडवांस मिला था। दादा दादा लास्ट ईयर अगर एडवांस मिला तो वो किस ईयर का मिला, करंट ईयर का ही तो मिला होगा। लास्ट ईयर कोई एडवांस दे रहा है तो वो तो करंट ईयर का ही दे रहा है। बात को समझ यार, पिछले साल कोई एडवांस दिया तो वो तो इसी साल का दिया होगा, इसी साल का दिया होगा। आप सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में वो आया क्या, ड्यूरिंग द ईयर वो रिसीव हुआ था नहीं, कब रिसीव हुआ था, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर रिसीव हुआ था, ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ नहीं, लास्ट ईयर रिसीव हुआ था। तो रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में तो नहीं आया है, मगर आपको लेना है क्योंकि इसी साल का है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। उसी तरीके से सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, साल के एंड में आपको पता चला कि इतना आपको एडवांस मिला हुआ है, एंड में आपको पता चलता है कि इतना एडवांस जो मिला हुआ है वो किस साल का है, वो किस साल का है, अगले साल का जो आएगा, जो साल आएगा उस साल का एडवांस इस साल मिलता है ना। एडवांस अगर इस साल के एंड में हम बोले इतना एडवांस दे दिए तो अगले साल के लिए दिए होंगे ना, वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है और आपको इस साल मिलता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में वो रहता है,
सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में वो रहता है, लेकिन वो इस साल का नहीं है, वो इस साल का नहीं है, तो हटा देने का, तो हटा देने का, लेस कर देने का, तो हटा देने का, लेस कर देने का। देखिएगा, लेस, ऐड लेस, ठीक है, ये किसी भी सिस्टम में आ सकता है। मेन बात है आपको इन दोनों शब्दों पे गौर लगाना है, इन दोनों शब्दों पे गौर लगाना है, ठीक है ना। अब इन्हीं का प्लेसमेंट आपको बैलेंस शीट में भी करना पड़ता है। कैसे करेंगे? बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, फुल ऑन रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। अच्छा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, मिलना बाकी है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट के, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि आपको एडवांस मिला हुआ है। और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि अगले साल का एडवांस इसी साल मिल गया है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये वन ऑफ द मेथड है जो आपको हेल्प करेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए आपको क्या एडलेस करना है वो यहां पे लिखा हुआ है। सेम चीज का बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा वो यहां पर लिखा हुआ है। सो वन ऑफ द डिफिकल्ट, जिसको कह सकते हैं सबसे वन ऑफ द टफेस्ट, जिसको एडजस्टमेंट जो सब्सक्रिप्शन में आता है वो कुछ इस कदर आता है, जो आप लोगों को देखना है। कॉपी कर लीजिएगा जल्दी से, कॉपी कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक है ना। ये देखने को मिल जाता है आपको कभी कभी, ये देखने को मिल जाता है कभी कभी। उसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में और भी एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। देखिएगा, मैं आपको सारे जितने भी रकम के आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा ना, मैं आपको करा दूंगा। एक और रकम का एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलता है सब्सक्रिप्शन में, एक और रकम का एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलता है सब्सक्रिप्शन में। देखिएगा कैसा है वो ना कुछ इस कदर लिखा रहता है। देखिएगा, 1920 में इतना पैसा आया, 2 लाख रुपए। 2021 का 5 लाख रुपए, और 21-22 का 1 लाख रुपए। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता है। ये क्या है ना, ये आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट कॉलम में ऐसा लिखा हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट कॉलम में ऐसा लिखा हुआ है। देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट कॉलम में ऐसा लिखा हुआ है। तो अब आप ये समझ लीजिए, ये आपका एक्चुअल फाइनेंशियल ईयर है ड्यूरिंग द विच यू आर वर्किंग ऑन। आपको आपको मार्च 21 का बैलेंस शीट रेडी करना है। तो ये एक्चुअल में आपका ड्यूरिंग द ईयर का रिसीव्ड है, ये एक्चुअल में आपका ड्यूरिंग द ईयर का रिसीव्ड है। उसके बाद एडजस्टमेंट दिया रहता है, उसके बाद एडजस्टमेंट दिया रहता है। आउटस्टैंडिंग ऑफ 1920 was 2.5 lakhs. Okay, outstanding of 2021 was 50,000. ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ऑफ 2021 was 50,000, ठीक है, ठीक है। ऐसा रकम का एक एडजस्टमेंट दे दे रहा है, ऐसा रकम का एक एडजस्टमेंट दे दे रहे हैं। तो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा जाएगा? आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन आप कौन सा लिखेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन आप कौन सा लिखेंगे? डेफिनेट सा बात है, यही वाला साल का बना रहे तो आप यही साल का 5 लाख रुपीस लिखेंगे। इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। देखिएगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2021 का आउटस्टैंडिंग है जो अभी तक आप नहीं लिए, तो आप इसमें ऐड क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग आप 50,000 और ऐड करके 5.5 लाख आउटर कॉलम में लिख देंगे। 5.5 लाख आप आउटर कॉलम में लिख देंगे। देख लीजिएगा, 5.5 लाख आउटर कॉलम में जाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, 5.5 लाख आउटर कॉलम में जाएगा, ठीक है ना। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा आपको बोलता है बैलेंस शीट भी बनाने, बैलेंस शीट भी बनाने के लिए, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में देखिएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों बनाना है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट ओपनिंग वाला बन रहा है। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में आप क्या लिखेंगे? आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है आपका, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है। एसेट साइड में आप लिखेंगे, एसेट साइड में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 2 लाख तो मिल गया, और यहां पे क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है 2.5 लाख रुपया बाकी था।
2.5 लाख रुपया बाकी था, तो आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में 2.5 लाख लिखेंगे। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, 2.5 लाख लिखेंगे, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। उसके बाद बैलेंस शीट आपको क्लोजिंग का भी बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना है आपको, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना है। उसमें देखिएगा क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आएगा एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आएगा देखिएगा, ड्यूरिंग द ईयर का 50,000 तो है ही, ड्यूरिंग द ईयर का 50,000, ये रहा 50,000, ये तो है ही। उसके अलावा लास्ट ईयर का भी 50,000 है, प्लस लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी भी बाकी है 50,000, कुल मिला के 1 लाख, कुल मिला के 1 लाख आउटस्टैंडिंग हो रहा है। देखिएगा 1 लाख आउटस्टैंडिंग पे सोचिएगा, 1 लाख आउटस्टैंडिंग पे सोचिएगा, इस साल का 50,000 बाकी है और लास्ट ईयर का भी 50,000 बाकी है, और उसके अलावा आपको यहां पे एक एडवांस सब्सक्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा जो कि 1 लाख रुपया आपको मिला है, ये वाला, ये वाला। बात समझ में आ रही है आप लोग को, बात समझ में आ रही है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का जो डिटेल है या जो इंफॉर्मेशन है, 2 रकम से दिया, अभी 2 रकम से दिया, एक और रकम बाकी है, एक और रकम बाकी है, 2 रकम से दिया। पहला वो लिख दिया था एट द बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग, एट द एंड आउटस्टैंडिंग, एट द बिगिनिंग एडवांस, एट द एंड एडवांस, ऐसा आपको लिख लिख के दे दिया, ये एक रकम का एडजस्टमेंट दिया। दूसरा रकम का एडजस्टमेंट ऐसे दे देता है, देखिएगा देखिएगा, ईयर वाइज, ईयर वाइज, ये देखिएगा, ये ईयर वाइज देके दे दिया, रिसिप्ट साइड में ईयर वाइज देके दे दिया। तो आपको यहां पे संभाल के करना होगा काम, आपको यहां पे संभाल के करना होगा काम कि किस तरीके से आप उस चीज को मैनेज करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, कौन सा चीज कहां जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा। डेफिनेट सा बात है, आपको सिर्फ अभी सिर्फ मैं आपको रिवीजन पर्पस के लिए बता दे रहा हूं कि इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा, उसके अलावा एक चीज और कर सकता है, एक चीज और कर सकता है, 2 रकम से देखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में लगा देगा वो लोग, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या तो ऐसे लिख देगा, रिसिप्ट साइड में टू सब्सक्रिप्शन ऐसा लिख दिया 1 लाख रुपया, ठीक है, और नीचे में एडजस्टमेंट में दे दिया देयर आर 1,500 members each paying ₹100, ठीक है, ईच पेइंग ₹100 एज सब्सक्रिप्शन। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, देख लीजिए, देयर आर 1,500 मेंबर्स ईच पेइंग ₹100 एज सब्सक्रिप्शन, ऐसा दे दिया। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाई सब्सक्रिप्शन में क्या लिखना पड़ेगा, बाई सब्सक्रिप्शन में क्या लिखना पड़ेगा देखिएगा, 1500 मेंबर है, हर मेंबर 100 रुपया करके देता है, 1500 मेंबर है, हर मेंबर 100 रुपया करके देता है, ठीक है ना। तो आपके पास 1.5 लाख का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था, आपके पास 1.5 लाख का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था, 1 ही लाख रिसीव हुआ है, 1.5 आना चाहिए था, 1 ही लाख का रिसीव हुआ है, मतलब बैलेंस शीट, क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट में आप क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50,000, यस और नो बताइएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50,000 आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, यस या नो बताइएगा, यस या नो बताइएगा, बोलिएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50,000 लिखेंगे, एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। देखिएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में मैंने आपको 3 रकम का एडजस्टमेंट बताया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में मैंने आपको 3 रकम का अलग अलग किस्म का एडजस्टमेंट बताया कि कभी कभी आपको वैसे लाइन वाइज लिख के दे देता है, कभी ईयर वाइज दे देता है, कभी ये बता देता है कि कितना मेंबर्स है, उस हिसाब से करिए। अब इसी तीनों एडजस्टमेंट में उन लोग जगलरी कर देता है, इसी तीनों एडजस्टमेंट में उन लोग जगलरी कर देता है, कभी कभी क्या होता है 1 और 3 को मिक्स कर देता है, कभी 2 और 3 को मिक्स कर देता है, लेकिन ब्रॉडली अगर देखा जाए तो इसी 3 रकम का एडजस्टमेंट आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में देखने को मिलेगा। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो यही 3 रकम का सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको देखने को मिलेगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है, ओके। उसके बाद, उसके बाद एक और देखने को मिलता है, और एक और देखने को मिलता है कि आपको बोल देता है प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मतलब आपको सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाने बोल देता है, प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड शो
व्हाट इज द अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाने पे नंबर है, नंबर है, नंबर है। सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाने पे नंबर है। सुनिएगा मेरे बच्चों, सब्सक्रिप्शन का लेजर में 95% सिर्फ अभी जो आइटम्स मैं बताने जा रहा हूं वही देखने को मिलेगा। 95% सिर्फ अभी जो एडजस्टमेंट में बताने जा रहा हूं सिर्फ वो देखने को मिलेगा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा सुन लीजिएगा। क्या 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 देखने को मिलेगा सुन लीजिएगा। सुन लीजिएगा क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, बड़े ध्यान से देखिएगा प्लीज। टू बैलेंस बीडी ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर। हमारा एसेट है ऑफ लास्ट ईयर, ऑफ लास्ट ईयर मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही तो लास्ट ईयर का हुआ ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही तो लास्ट ईयर का हुआ ना, ये वो है। उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, ये टू बैलेंस बीडी, यहां पे बाय बैलेंस सीडी, ये हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, ये एट द एंड ऑफ द करंट ईयर है। ठीक है ना। देखिएगा सिर्फ ये आइटम 95% क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा। अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने आ गया तो आपको अगर यही आइटम देखने को मिल गया तो दुआ दीजिएगा मेरे को कि मैं और 2 पैसे ज्यादा कमा लूं। ठीक है ना, और 2 पैसे ज्यादा कमा लूं। और कोई मेरे को नहीं, और कुछ मेरे को जिंदगी में चाह नहीं है। ठीक है ना, खाली पैसों की थोड़ी सी कमी है, बाकी सब कुछ है। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। ठीक है ना, ठीक है ना, बाकी सब है मेरे पास। ठीक है। उसके बाद देखिएगा बाय बैलेंस बीडी, ये क्या है, ये क्या है, ये है एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर। मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये वो है। और यहां पर लिखिएगा आप टू बैलेंस सीडी, सॉरी, ये हो गया एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द, नहीं, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, वो आप यहां पे लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है। मतलब ये हो गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिलता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिलता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिलता है। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा जो आपका आएगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा, वो बैलेंसिंग फिगर होगा। देख लीजिएगा, यही आपको निकालना था, यही आपको निकालना था, ये बैलेंसिंग फिगर ही आपको निकालना था। ये है सब्सक्रिप्शन अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब this is the amount of subscription that you should receive during the year, this is the amount of subscription that you should that you have actually earned during the year, this is the amount of subscription that you have earned during the year। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये वाला बैलेंसिंग फिगर जाएगा। आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने बोलता है क्योंकि उनको ये फिगर चाहिए, आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने बोलता है क्योंकि उनको ये फिगर चाहिए। ये फिगर बनाने के लिए, ये फिगर निकालने के लिए आपको ये लेजर बनाना पड़ेगा। बड़े ध्यान से देख लीजिए, ये फिगर निकालने के लिए आपको ये लेजर बनाना पड़ेगा। बड़े ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, ठीक है ना। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का लेजर बनाने के लिए बहुत बार आप लोगों को बोल दिया जाता है, तो आप लोग ये इस तरीके से बना सकते हैं, आप लोग ये इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हुआ,
सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हुआ। अगर इतनी चीजें, इतनी बातें जो मैंने अभी आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बताई, अगर आप वो सारी बातें को अगर कवर कर लेते हैं तो आपका सब्सक्रिप्शन का हिसाब किताब पूरा हो गया। आपका सब्सक्रिप्शन का हिसाब किताब पूरा हो गया। नाउ नाउ हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि भैया आपको आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, उसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सकता है, बैलेंस शीट बनाने आ सकता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी आ सकता है और सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी आ सकता है। उसके अलावा एक और चीज, 3 यहां सीखे, 3 यहां सीखेंगे, 3 यहां सीखे, 3 यहां सीखेंगे। उसके अलावा एक और चीज आपको जानना है, उसके अलावा आपको एक और चीज जानना है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, ठीक है ना। ये भी एक भयंकर एडजस्टमेंट है जो आपको देखने को मिलेगा एनटीओ में। ये भी एक भयंकर एडजस्टमेंट है जो आपको देखने को मिलेगा एनटीओ में, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। अब ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ गुड्स होते हैं, कुछ कुछ गुड्स होते हैं जिनको बेसिकली आप परचेज का उसका प्राइस नहीं दिखा सकते, बिकॉज दे आर मतलब फिक्स्ड एसेट टाइप के नेचर के होते हैं। जैसे टेनिस बॉल हो गया, जैसे स्टेशनरी आइटम हो गया, जैसे रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स हो गया। ये सब क्या है ना, आपका सॉर्ट ऑफ एसेट है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ एसेट है, लेकिन उनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। सॉर्ट ऑफ एसेट है बट उनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। उनका एक्सपेंडिचर, मैचिंग कंसेप्ट बोलता है ना, हर इनकम के लिए एक्सपेंस होना चाहिए, तो उनका एक्सपेंडिचर अपने कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड निकालना है। देखिएगा क्या होता है ना, आप कैसे पहचानेंगे कि किसका कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड निकालना है, मतलब गुड्स कंज्यूम्ड किसका किसका निकालना है, वो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा। जैसे दिखा रहेगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट, स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल्स, ठीक है ना। इस तरीके से आपको वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा दिया हुआ रहेगा। तो आपको वहां पे निकालना पड़ता है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। ये जो स्टॉक ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकलेगा ना, यही आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, यही आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। बड़े बड़े ध्यान से सुनिएगा, यही आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब वो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कैसे निकालते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ये आपको दिया हुआ रहता है, ये आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, प्लस करेंगे परचेज, प्लस करेंगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो ये परचेज आपको कहां से मिलेगा? ये परचेज भी जो होता है ना, ये परचेज भी होता है ना, ये दो रकम का हो सकता है, क्या तो कैश परचेज हो सकता है या क्रेडिट परचेज हो सकता है। देखेंगे अपने इन दोनों का हिसाब किताब देखेंगे, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक कहां दिया हुआ रहेगा? क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। कैश परचेज रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया हुआ रहेगा। क्रेडिट परचेज कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा। इसमें से अगर आप माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, इसमें से आप माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास ओपनिंग में 100 गुड्स था, ठीक है। मैं क्वांटिटी वाइज बता रहा हूं, आप अमाउंट वाइज खेलेंगे, ठीक है। मैं क्वांटिटी वाइज बता रहा हूं, आप अमाउंट वाइज खेलेंगे। आंसर सेम ही आना, आपको पता है, बस इंटू कर देने से वो हो जाता है। आपके पास 100 यूनिट था, आपने और परचेज किया 150 यूनिट, तो टोटल कितना हुआ? आपके पास 100 यूनिट था, आपने 150 यूनिट और परचेज किया, तो टोटल कितना हुआ? 250, 250, 100 प्लस 150, 250। अब क्लोजिंग में अगर पता चल रहा है, क्लोजिंग में पता चल रहा है कि यू आर हैविंग ओनली 200 यूनिट्स, क्लोजिंग में पता चला यू आर हैविंग ओनली 200 यूनिट्स, तो आपने कंज्यूम्ड कितना किया? आपने कंज्यूम्ड कितना किया? 50 यूनिट्स कंज्यूम्ड हो गया, 50 यूनिट्स कंज्यूम्ड हो गया। बात समझ में आ रही है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या बन गया? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग गिव्स यू कंजम्पशन, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग गिव्स यू कंजम्पशन। अब यहां पर एक क्या होता है, देखिएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक भी है ना, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब बात ये हुई, अब बात ये हुई, बच्चा मेरे से पूछा कि भैया ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया हुआ है, ये क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्रेडिट परचेज हम कैसे निकालें?
ये क्रेडिट परचेज हम कैसे निकालें? तो मैंने बच्चे को बोला क्रेडिट परचेज निकालने के लिए आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये क्रेडिटर अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसी को लेके एक सवाल बन जाता है, इसी को लेके एक सवाल बन जाता है कि क्रेडिटर अकाउंट बनाइए। तो आप क्या करेंगे, सुन लीजिए, 99% केस में सिर्फ इतने ही आइटम्स आते हैं। 99% केस में सिर्फ इतने ही आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे क्रेडिटर अकाउंट में, और कुछ देखने को नहीं मिलेगा, और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। देखिएगा क्या क्या है। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस, और यहां पर आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस, ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, सिंपल बात है, सिंपल बात है, देख लीजिएगा, सिंपल बात है, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा, यहां पर भी आ सकते हैं टू बैलेंस बीडी। अरे भैया ये क्या शॉकिंग है, बाय बैलेंस, टू बैलेंस, हाँ, यहां पर ओपनिंग एडवांस, अगर आपने क्रेडिटर को कुछ एडवांस दे के रखा है, क्वेश्चन में दे देता है कभी कभी, क्वेश्चन में दे देता है कभी कभी कि हमने क्रेडिटर को एडवांस दे के रखा है, तो ओपनिंग एडवांस यहां पर आएगा। और उसी तरीके से बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, ये हो गया क्लोजिंग एडवांस, ये हो गया क्लोजिंग एडवांस। बड़े ध्यान से देखिएगा, क्लोजिंग एडवांस, ठीक है ना। तो ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। नाउ यहां पर आप लिखेंगे टू बैंक, बैंक अकाउंट लिखेंगे या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। टू बैंक, आपने क्रेडिटर को कितना पे किया, रिसिप्ट एंड पेमेंट से मिलता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट से मिलता है, ये फिगर भी रिसिप्ट एंड पेमेंट से मिलता है। देखिएगा, ये बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया है, ये बैलेंस क्वेश्चन में दिया है, ये बैलेंस क्वेश्चन में दिया है, ये बैलेंस क्वेश्चन में दिया है। टू बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिल जाता है, टू बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिल जाता है। यहां पर आएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड, देखिएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कभी कभी क्रेडिटर आपको डिस्काउंट दे देता है, बोलता है अच्छा ठीक है चलो इतना ही पेमेंट कर दो, कैश बेसिस पे तुम जल्दी पेमेंट कर लो, अर्ली पेमेंट करो, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर लो, चलो थोड़ा सा डिस्काउंट रख लो, तो तुम वो डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। देखिएगा, देखिएगा, क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं, सारा चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, बैंक का पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट से मिल जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखा रहेगा पेमेंट में टू क्रेडिटर्स ऑफ स्टॉक स्टेशनरी फलाना ढिमकाना जो भी, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ रहेगा, एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा, तो आपको यहां पे मिल जाएगा टू परचेज। ये है आपका बैलेंसिंग फिगर जिसकी आपको तलाश थी, ये रहा आपका बैलेंसिंग फिगर जिसको आपको तलाश थी, क्रेडिट परचेज, ये रहा। यहां पे लेजर बना दीजिएगा, लेजर बना दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, यहां पे लेजर बना दीजिएगा, क्रेडिटर का लेजर बना दीजिएगा, ये रहा, ये रहा, ये क्रेडिटर का लेजर बना दीजिएगा, देख लीजिएगा। 99% केस में इतने ही आइटम आपको देखने को मिलेंगे, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, 99% केस में इतने ही आइटम आपको क्रेडिटर अकाउंट में देखने को मिलेंगे, और कुछ देखने को नहीं मिलता, और कुछ देखने को मिलता नहीं है। तो आपको कैसे क्या पुट करना है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप बहुत वंडरफुल तरीके से इस चीज को बना पाएंगे, ठीक है ना। तो आपका कैश परचेज आ गया, क्रेडिट परचेज आ गया, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस पता है, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस पता है, गुड्स कंज्यूम्ड आ जाएगा, और ये जो गुड्स कंज्यूम्ड आएगा वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि स्टॉक परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, स्टॉक परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो भाई बच्चा पूछता भैया कैश परचेज क्रेडिट परचेज कौन सा ले, अरे भैया तुमको कैश और क्रेडिट के झमेले में जाना ही क्यों है। एग्जामिनर जानबूझ के लफड़ा करता है, जानबूझ के एग्जामिनर लफड़ा करता है कि वो क्रेडिटर का भी डिटेल दे देता है, क्रेडिटर का भी डिटेल दे देता है। अरे यार क्रेडिटर का डिटेल देने का दरकार ही क्या था, जब तेरे पास स्टॉक परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जब तेरे पास परचेज का टोटल फिगर है, जब तेरे पास परचेज का टोटल फिगर है, तो तुम ये कैश और क्रेडिट के लफड़े में क्यों जा रहा है।
क्यों जा रहा है? अगर तेरे को बोलता कि कैश परचेज इतना है तो तुम सोचता कि भाई क्रेडिट परचेज कितना है, भाई क्रेडिट परचेज कितना है, तो उसके लिए क्रेडिटर अकाउंट बनाते, लेकिन जब वो अगला क्लियर कट बोल दिया है, सामने वाले ने क्लियर कट बोल दिया कि स्टॉक परचेज ड्यूरिंग द ईयर इतना है, तो टोटल परचेज वो दे दिया ना भाई, टोटल परचेज दे दिया ना, तो क्रेडिट और कैश के लफड़े में जाता ही क्यों है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग गिव्स यू कंज्यूम्ड। ओपनिंग प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग गिव्स यू कंज्यूम्ड। क्लियर है? क्लियर है? और कोई बात? और कोई बात? देखिए अगर आप इतना सीख गए हैं ना, तो समझ लीजिए एनटीओ का कोई भी सम अब आप आराम से बना सकते हैं। एनटीओ का कोई भी सम आप आराम से बना सकते हैं। आपका 90% क्वेश्चन राइट होगा अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किए हैं आप तो। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए हैं तो भाई हम क्या कर पाएंगे? कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए हैं तो भाई हम क्या कर पाएंगे? उसकी वजह से क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आने की संभावना है। अदरवाइज और कोई भी रकम का एडजस्टमेंट आपको शायद ही देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं, एक पॉइंट मैं मिस आउट कर गया था ग्रांट को लेके। गवर्नमेंट ग्रांट, देखिएगा गवर्नमेंट ग्रांट का एक तो एडजस्टमेंट था जो मैं मिस कर गया था। ठीक है, वो भी मैं बता दे रहा हूं आप लोग को सो दैट कि कंप्लीट पैकेज हो जाए। गवर्नमेंट ग्रांट को लेके सुन लीजिएगा। अरे इसमें भी बड़ा सिंपल है। अगर कोई स्पेशल पर्पस के लिए दे रहा है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहा है, तो ये कैपिटल रिसीट हो जाता है। अगर कुछ बोला नहीं है, क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर जनरल पर्पस के लिए है, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो फिर ये हो जाएगा आपका रेवेन्यू रिसीट। ये हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट। तो अगर क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो ये हो गया जनरल रिसीट। ठीक है ना, मतलब रेवेन्यू रिसीट। और अदरवाइज क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बोल दिया है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो भी आप उसको जनरल रिसीट मान के रेवेन्यू में लेके जाएंगे। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आप लिखेंगे गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके ना अगर जल्दी से समअप करना चाहे, तो देख लीजिएगा जल्दी से समअप किस तरीके से किया जा रहा है। एनटीओ में आपको देख लीजिएगा मेरे यहां पे जल्दी से एनटीओ का पूरा समराइज हुए विद इन 2 मिनट्स अगर आपको बोलना चाहे, तो मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में क्या सिखाया? मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में सिखाया नंबर 1, मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में सिखाया नंबर 1 कि आपको एनटीओ में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए दे सकता है, आपको एनटीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए दे सकता है, आपको एनटीओ में बैलेंस शीट बनाने को दे सकता है। अब ये तीनों क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया 7 वंडरफुल वर्ड्स, ये मैंने आपको बताया 7 वंडरफुल वर्ड्स। ये 7 रकम के वर्ड्स है जिसमें लेके बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, भैया क्या करे क्या नहीं करे। तो ये बारे में मैंने आपको डिटेल इस पूरे वीडियो में बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया और 3 रकम की कहानी होती है एनटीओ में, और 3 रकम की कहानी होती है, देखिएगा और 3 रकम की कहानी। नंबर 1 फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, मैंने आपको सिखाया। यहां पे मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड किस तरीके के एडजस्टमेंट आ सकते हैं और उन एडजस्टमेंट को कैसे आपको टैकल करना है, ये भी मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन को कैसे संभालना है। और लास्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे इसको मैनेज करना। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए जो बच्चा इन सातों चीज का एडजस्टमेंट अगर सीख गया, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा क्लियर कट बताने का कोशिश किया। अगर इन सातों चीज का एडजस्टमेंट कोई बच्चा अगर सीख गया है, तो मेरे ख्याल से एनटीओ की तैयारी हो गई है। सम्स प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आते जाएगा। जितना ज्यादा सम्स प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा करते जाएंगे। हम लोग क्लास में भी बहुत सारा सम्स प्रैक्टिस किए हैं, आने वाले समय भी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done.